हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट 50 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए। इसमें से डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें आपका ई रूपी और ये आपका फिनटेक, हैशटैग बैंकिंग, कई सारे प्रोडक्ट का यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन देखेंगे करेंगे और ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं यहाँ पे। इस चैप्टर में हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें मेन बात होगी फाइनेंशियल मतलब बैंकिंग सर्विसेज दी जा रही है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, तो कैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से बैंकिंग सर्विसेज दी जा रही है, कौन कौन सी बैंकिंग सर्विसेज टेक्नोलॉजी की हेल्प से दी जा रही है, तो उन सब का थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन आपका डिटेल में रहेगा। इंट्रोडक्शन से देखते पहले, द कोलैबोरेशन बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस हैज कॉन्स्टेंटली बीन इवॉल्विंग। तो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल जो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब इसका इस्तेमाल काफी बढ़ता जा रहा है। आजकल हर कोई बैंक चाहता है जिससे डिजिटल डिजिटल बैंकिंग के कंसेप्ट पे हर कोई काम करना चाह रहा है, यानी बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर को दी जाए और वो डिजिटल मोड में हो। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये काफ़ी कॉस्ट सेविंग होता है बैंकों को, और इसका दूसरा फायदा है कि जो कस्टमर है उसका सेटिस्फिकेशन भी इंक्रीज होता है। ये कस्टमर के लिए भी एक अच्छी सिचुएशन रहती है, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज वो अपने मोबाइल में या अपने इंटरनेट के थ्रू ही अवेल करता है, उसको बैंक जाने का जरूरत नहीं है। और आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन कितना बढ़ रहा है आजकल, गली मोहल्ले हर किसी के पास जो है स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल सिस्टम वो बेटर वे में काम नहीं करेगा, और आज के टाइम के लिए जो है कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो शिफ्ट कर गया है। पहले फिजिकल बैंकिंग था, मतलब कस्टमर को कोई भी बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो बैंक विजिट करना पसंद करता था, लेकिन आज का कस्टमर बैंक जाना नहीं चाहता, वो चाहता है सारी सर्विसेज उसको मोबाइल में मिल जाए। जैसे इसमें एक आपका एक फिनटेक है, फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप दे रहे हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, वो भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, स्पेशली जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहाँ पे काफ़ी इसका इस्तेमाल हो रहा है। और फिनटेक का इस्तेमाल भी काफ़ी बढ़ रहा है। फिनटेक के कई सारे प्रोडक्ट है, जैसे आप देख लीजिए फ़ोन पे, गूगल पे। इसमें क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, कोई आपको पैसा ट्रांसफर करना है, कोई नेफ्ट करना है, कुछ भी, तो आप अपने ऐप के थ्रू या इस जैसे फ़ोन पे, इन सब के थ्रू आप कर सकते हैं। और भी कई सारे प्रोडक्ट है, जैसे ई रूपी जो अभी हम देखेंगे। तो ये कॉन्टैक्टलेस और इजी और सेफ सिक्योर पेमेंट का तरीका है बेनिफिशरीज को, और स्पेशली रिमोट और जो रूरल एरियाज है वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल है। किस तरह से काम करेगा देखते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बताए हैं, जैसे ओपन बैंकिंग, सोशल बैंकिंग, और भी कई सारे प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे बताए हुए हैं, फिनटेक, रेगटेक, ये सारे अभी हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे डिटेल में। यही सारे जो प्रोडक्ट जो आपके इंट्रोडक्शन में बताए वही आपके चैप्टर में डिटेल में दिए गए। पहला आपका ई रूपी प्रोडक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ई रूपी क्या है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया 2 अगस्त 2021 में, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि आरबीआई का सब्सिडी, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसको शॉर्ट में आप ई रूपी ऐसे बोल सकते हैं। ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ये इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन है, और ई रूपी ये सिमलेस वन टाइम पेमेंट, मतलब आप इसको एक तरह से सोच सकते हैं जैसे प्रीपेड गिफ्ट कार्ड होता है ना, गिफ्ट कार्ड जैसे आपको मिलता है प्रीपेड। जैसे प्रीपेड गिफ्ट कार्ड की क्या खासियत होती है कि पहले से इसमें अमाउंट डिसाइड है कि कितना पेमेंट, और ये एक तरह का गिफ्ट वाउचर है। तो ई रुपये भी बिल्कुल उसकी तरह है, और इसको आप एक डिजिटल वाउचर बोल सकते हैं, डिजिटल वाउचर। ठीक है, इसमें होगा क्या कि आप बैंक से ई रुपये बोलेंगे और उसमें अमाउंट रहता है 10,000 रुपये तक का अलाउ है। ठीक है, एक ई रुपये 10,000 रुपये तक के अमाउंट का गिफ्ट वाउचर इसका बनवा सकते हैं। तो ये एक डिजिटल वाउचर होगा। जो भी बेनिफिशियरी है जिसको आप चाहते हो कि ई रुपये वो इस्तेमाल करे, तो आप बेनिफिशियरी के नंबर पे इसको भेज दोगे। ठीक है, ये एक तरीके का डिजिटल वाउचर की फॉर्म में जाएगा, और उसके मोबाइल नंबर पे ये चला जाएगा, या तो एसएमएस की फॉर्म में या फिर क्यूआर कोड की फॉर्म में। और फिर वो जहां भी मान लीजिए किसी मर्चेंट के पास उनको कोई उसको कोई शॉपिंग करनी है बेनिफिशियरीज को, तो वो अपना क्यूआर कोड या जो एसएमएस उसको मिला है, जो कि हमारे सेंडर ने या ईश्वर ने भेजा है, तो वो उसको शो करके जो है डायरेक्ट अपने पेमेंट करा सकता है। तो इसमें उसको ना तो जो बेनिफिशियरी है उसको कार्ड की जरूरत है, उसको कुछ भी शेयर करने का जरूरत नहीं, यहाँ तक कि इंटरनेट का भी जरूरत नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो एसएमएस या वो क्यूआर कोड वहाँ पे मर्चेंट पे दिखा देगा, और उसी से जो है उसका पेमेंट हो जाएगा। तो खास करके गांव के एरियाज जहाँ पे इंटरनेट का सारा इशू रहता है, तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा पेमेंट का तरीका है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये एक तरीके का प्रीपेड गिफ्ट कार्ड आप बोल सकते हैं, बिल्कुल प्रीपेड रहेगा। जो आपको इश्यूर होगा, जिसने आपको ईयूपी भेजा होगा, वो अपने बैंक से रिक्वेस्ट करके आपको भेजेगा, और आपको जो बेनिफिशियरी है जिसको मतलब पेमेंट मिलनी है, उसको एसएमएस या क्यूआर कोड मिल जाएगा उसके मोबाइल नंबर पे। ठीक है, और उसको वो अपना जहाँ पे भी उसको पेमेंट करानी है, कहीं पे मर्चेंट जहाँ पे उसको गुड्स या सर्विसेज खरीदनी है, तो वहाँ जाके वो अपना एसएमएस या क्यूआर कोड दिखा देगा और उसकी पेमेंट इमीडिएटली हो जाएगी। तो उसमें कोई इंटरनेट इस सब का जरूरत नहीं है, और काफ़ी सिक्योर और काफ़ी सीमलेस जो है पेमेंट है। चलिए, अब आपको पता लगे ई रूपी किस तरह से काम करेगा, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
ये एक टाइप का ई वाउचर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है। कैन रिडीम द वाउचर एट मर्चेंट एक्सेप्टिंग ई रूपी विदाउट यूजिंग ए डिजिटल पेमेंट। तो आपको कोई ऐप, कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग किसी का भी जरूरत नहीं है। बस जो आपका मर्चेंट होना चाहिए वो ई रूपी को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। यानी जो मर्चेंट होगा, जो पेमेंट आपसे एक्सेप्ट करेगा, ई रूपी एक्सेप्ट करेगा, तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है ई रूपी तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और ई रूपी एक तरीके का क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर डिलीवर टू बेनिफिशियरी मोबाइल। तो बेनिफिशियरी के मोबाइल में या तो एसएमएस की फॉर्म में या क्यूआर कोड की फॉर्म में जो है ई रूपी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये वन टाइम है, मतलब आपने मान लीजिए 10,000 रुपये का ई रूपी भेजा तो एक बार में आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, ये वन टाइम पेमेंट मोड है। और ई रूपी वुड बी शेयर बाय ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट टू द बेनिफिशियरी फॉर स्पेसिफिक पर्पस और एक्टिविटी। तो इसमें क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिशियरी को कुछ पेमेंट भेजना चाह रही है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो क्यूआर कोड और एसएमएस की फॉर्म में ई रूपी जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्टलेस, इजी, सेफ और सिक्योर एज अ डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी आर कीप्ट कॉन्फिडेंशियल। इसमें बेनिफिशियरी की सारी डिटेल्स जो है कॉन्फिडेंशियल रहती है, उसको अपनी को डिटेल शेयर करने का जरूरत नहीं है। और ये काफ़ी फास्ट और रिलायबल है। और अमाउंट जो है इसमें ऑलरेडी एज अमाउंट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन दिस वाउचर, क्योंकि जो अमाउंट है वो पहले से मेंशन रहता है। जैसे मैंने बताया ना, प्रीपेड गिफ्ट कार्ड, ये बिल्कुल उसकी तरह काम करता है। तो इसमें अमाउंट पहले से जो है स्टोर्ड रहता है। अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें, 31 जनवरी 2022 में 16 ऐसे बैंक है जो कि लाइव थे ई रूपी, यानी 16 बैंक ऐसे जो कि ई रूपी की सुविधा कस्टमर को दे रहे हैं। इवन यूजर विदाउट ए स्मार्टफोन कैन यूज। तो ई रूपी होने के लिए आपको स्मार्टफोन या फिर एंड्रॉइड या फिर आईओएस किसी भी फोन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल फोन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जो यूजर है विदाउट ए स्मार्टफोन कैन यूज ई रूपी बिकॉज ऑफ इट्स ऑफलाइन ट्रांजेक्शन फीचर्स। मतलब इसमें जो पेमेंट है वो ऑफलाइन मोड में भी हो जाती है। ई रूपी कैन स्पेशली भी यूज, तो ज्यादातर ये रिमोट और रूरल एरियाज में काम आ सकता है, जहाँ पे लोगों के पास नॉर्मल फोन रहता है, ज्यादा स्मार्टफोन नहीं रहता। अभी की बात करें तो 1600 हॉस्पिटल्स और 11 बैंक ऐसे हैं जो कि ई रूपी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपको कुछ डेटा इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर इन ई रूपी इकोसिस्टम। किस तरह से मतलब कौन कौन इसमें स्टेक होल्डर है, मतलब कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा। तो ये दो कैटेगरीज में इशू किया जाता है। एक तो पर्सन टू पर्सन या बिजनेस टू कंज्यूमर। तो दो मोड में होता है, पी टू पी यानी पर्सन टू पर्सन, और सेकेंड हो जाएगा बी टू सी। बी टू सी यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। द एंड टू एंड ट्रांजेक्शन, तो इसमें ये सारी एंटिटीज इन्वॉल्व होगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट जाएगी ई रूपी के थ्रू। तो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होगा। पहला ईश्वर बैंक। ईश्वर बैंक हु शैल इनिशिएट द रिक्वेस्ट टू क्रिएट ई रूपी। तो कस्टमर अपने बैंक के पास जाके ई रूपी की रिक्वेस्ट क्रिएट कराएगा, तो ये ईश्वर बैंक हो जाएगा। ठीक है, जो कस्टमर जो कि पैसा भेज रहा है उसके बैंक को आप ईश्वर बैंक बोलेंगे। सेकंड आ जाएगा स्पॉन्सर शैल बी कॉर्पोरेट, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अ बिजनेस कंज्यूमर, a business customer of the bank who shall request the bank to create ई रूपी। तो ई रूपी के लिए कोई भी कॉर्पोरेट हो सकती है, कोई कंपनी, कोई स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है जो कि बैंक को इसकी रिक्वेस्ट करेगा, तो उसको बोलेंगे स्पॉन्सर। तीसरा आ जाएगा ई रूपी बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब जिसको पेमेंट मिलने वाली है। शैल बी द पर्सन फॉर हुम ई रूपी इज इशूड। तो जिसके लिए ई रूपी, जैसे आप नेफ्ट करते हो तो नेफ्ट में बेनिफिशियरी कौन है, जिसको पैसा मिलने वाला है, जिसको आप पैसा भेज रहे हैं। तो वैसे इसमें भी बेनिफिशियरी वही है जिसके नाम पे ई रूपी को इशू किया जा रहा है। ई रूपी बेनिफिशियरी मे नॉट बी द बैंक अकाउंट होल्डर। तो जरूरी नहीं हो बैंक अकाउंट होल्डर हो, वो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है डेजिग्नेटेड मर्चेंट। मर्चेंट मतलब दीज आर द स्पेसिफिक वाउचर एक्सेप्टेंस पॉइंट, मतलब जहां पे इस वाउचर को एक्सेप्ट किया जाएगा, वेयर ई रूपी कैन बी रिडीम यूज। तो जहां पे आप ई रूपी को रिडीम कर सकेंगे। ठीक है, मर्चेंट मान लीजिए कोई वहां वो किसी दुकान में जाके शॉपिंग कर रहा है, तो उसको मर्चेंट वो दुकानदार हो जाएगा। लेकिन वो जो है ई रूपी को एक्सेप्ट करता होगा, तभी वो जो है रिडिप्शन अलाउड होगा। लास्ट आ जाएगा एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक जो मर्चेंट है, जो दुकानदार, दुकानदार का एक बैंक होगा, उसी को हम बोलेंगे एक्वायरिंग बैंक। ठीक है, बैंक प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी कैपेबिलिटी टू द डेजिग्नेटेड मर्चेंट टू एक्सेप्ट ई रूपी। तो जो मर्चेंट है उसको ये ई रूपी एक्सेप्ट करने की सुविधा कहाँ से मिली, उसके बैंक से मिली होगी, तो उसी के बैंक को हम बोलेंगे एक्वायरिंग बैंक। और इसी ने हमारे मर्चेंट को ई रूपी एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल या फैसिलिटी जो उसको प्रोवाइड की है। ठीक है, तो ये आपके पांच आपके स्टेक होल्डर्स हो गए जो कि ई रूपी में जो एंड टू एंड ट्रांजेक्शन होती है। एंड टू एंड मतलब सेंडर के एंड से जो बेनिफिशियरी है वहां तक, यहाँ से आप पैसा पहुंच रहा है। मान लीजिए एक बेटा अपने बाप को पैसे भेजना चाह रहा है, ठीक है, अपने फादर को। तो अब ए मान लीजिए बेटे का नाम है और बी उसके फादर का नाम है। तो यहाँ से वहां अगर पेमेंट भेजेगा तो जो ए है उसको हम बोलेंगे ईश्वर। ठीक है, और इसका जो बैंक होगा उसको बोलेंगे ईश्वर बैंक। उसके बाद इसको आप ए को स्पॉन्सर्स भी बोल सकते हैं। कई बार गवर्नमेंट भी जो है अपना बेनिफिशियरी जनता को देना चाहती है, तो उसके इस पर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी बैंक के पास आकर रिक्वेस्ट करेगा। बेनिफिशियरी वही जिसको पेमेंट मिलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी है ईश्वर बैंक जो कि कस्टमर का बैंक, जो कि इनिशिएट करेगा कस्टमर के रिक्वेस्ट पे ई रूपी। स्पॉन्सर कोई भी कॉर्पोरेट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, आपकी यूनियन गवर्नमेंट, जो कि कस्टमर के लिए जो है ई रूपी की रिक्वेस्ट करेगी। ई रूपी बेनिफिशियरी ये वो कस्टमर है जिसको फाइनली अल्टीमेट बेनिफिट मिलने वाला है, यानी जिसको आप पैसा भेजेंगे। ये एक्जैक्टली पैसा नहीं है, ये आपका ई वाउचर होता है ना, जिसको आप ई वाउचर भेजेंगे।
और डेसिग्नेटेड मर्चेंट जो जिसके मोबाइल में मैसेज गया वो अपना मर्चेंट पे जाके कोई शॉपिंग करेगा और फिर ई रूपी के थ्रू जो है पेमेंट करेगा। वो उसको बस मैसेज या जो क्यूआर कोड मिला होगा जो स्कैन, तो उसके थ्रू जो है पेमेंट करवा देगा। एक्वायरिंग बैंक, तो जो मर्चेंट का अकाउंट जिस बैंक में होगा उसको एक्वायरिंग बैंक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बैंक ने उसको ये वाली सुविधा इस्तेमाल करने के लिए जो फैसिलिटी है उसको दी है। चलिए ये हो गया, ये यही आपका इंपॉर्टेंट है, जो इसमें से क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से आ सकता है। ये जो पॉइंट्स है ये आपके इंपॉर्टेंट है। साइलेंट फीचर्स ऑफ ई रूपी, इसके क्या क्या मेन मेन फीचर्स है। ई रूपी कैन बी इशूड ओनली बाय द बैंक ऑथराइज, तो जिसको आरबीआई ने अथॉरिटी दी है वही वाले बैंक ई रूपी जो है इशू कर सकते हैं। और हु आर पार्टिसिपेटिंग एज पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर इन यूपीआई सिस्टम, तो जो बैंक जिनको आरबीआई ने परमिशन दिया है एंड हु आर जो कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर में पार्टिसिपेशन है, तो उन सबको आरबीआई ने अथॉरिटी दी होगी कि वो ई रूपी इशू कर सकते हैं। ई रूपी शैल बी ऑथराइज फॉर रिडम्पशन ओनली टू परचेज, तो इसका रिडम्पशन किस तरह से होगा? ये एक तरीके का ई वाउचर है, तो कोई गुड्स और सर्विसेज आप किसी मर्चेंट डेजिग्नेटेड मर्चेंट से खरीद रहे हैं तो वहीं पे आप इसको रिडम्पशन कर पाएंगे एज डिफाइंड बाय द इशूर एट द टाइम ऑफ इशूंस ऑफ ई रूपी। तो जो इशूर है उसने ई रूपी जब इशू किया होगा तो उस टाइम पे उसने मेंशन किया होगा कि इस मर्चेंट के पास जाके पेमेंट होगा, तो वहीं पे हो पाएगा। ई रुपये कैन नॉट बी यूज फॉर कैश आउट और कैश बैक और रिडम्पशन, तो ऐसा नहीं कि ई रुपये आपने भेजा और आप दुकान जाके बोल रहे कि मुझे इसके बदले कैश दे दीजिए, तो वो अलाउंस में नहीं है। अप टू 10 ई रुपी वाउचर्स कैन बी इशूड फॉर वन प्रोग्राम ऑन ए सिंगल मोबाइल नंबर, तो एक मोबाइल नंबर पे जो है 10 ई रुपी वाउचर जो है भेजे जा सकते हैं। However, the requirement shall be configured as per the scheme requirement. ई रुपी प्रीपेड गिफ्ट वाउचर कैन बी यूज विदाउट, तो ये ई रुपी क्या है? एक टाइप का प्रीपेड गिफ्ट वाउचर है। प्रीपेड मतलब पहले से पेमेंट हो चुकी है, और एक टाइप का गिफ्ट वाउचर है। जैसे आप किसी को गिफ्ट देते हैं ना, गिफ्ट वाउचर क्या होता है? आप कोई वाउचर दे देंगे और उसमें अमाउंट होगा, जैसे 500 का कई बार गिफ्ट वाउचर मिलता है, तो बिल्कुल उसकी तरह ये काम करेगा। कैन बी यूज विदाउट क्रेडिट डेबिट कार्ड मोबाइल ऐप और इंटरनेट में, तो इसमें आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट किसी की भी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ वो आपको जो वाउचर मिला वही आपका सफिशियंट है। स्पॉन्सर ऑफ ई रूपी सर्विसेज विल नॉट नीड फिजिकली इंटरफेयर विद एनीवन टू सेंड दिस ऐप, तो जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर जैसे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या जो पैसा भेज रहा है, तो उसको कोई फिजिकल इंटरफेस का कोई भी जरूरत नहीं है, किसी भी ऐप का जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली वॉचर के फॉर्म में आ जाता है। यू कैन यूज इट एज प्रीपेड गिफ्ट वॉचर, तो उसका प्रीपेड गिफ्ट कार्ड की तरह या वॉचर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ई रूपी कैन बी इशूड अप टू 10,000 पर वॉचर, मतलब एक वॉचर में 10,000 रुपए तक का पेमेंट भिजवा सकते हैं। नो चार्ज आर पेबल बाय ई रूपी बेनिफिशियरी फॉर यूजिंग, तो जो बेनिफिशियरी जिसको पेमेंट मिलने वाली, तो उसको कोई भी चार्ज इसके लिए नहीं देना। ई रूपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली डिजिटल मोड, नाम ही है ई, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, तो ये सिर्फ डिजिटल फॉर्म में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके क्या क्या फायदे हैं? मर्चेंट के लिए क्या क्या फायदे, कॉर्पोरेट के लिए क्या क्या फायदे, और कस्टमर या कंज्यूमर को क्या क्या फायदे, उसके बाद हम देखेंगे कि यूपीआई से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हम देखते हैं। पहले कॉर्पोरेट को इसका क्या फायदा वो हम देखेंगे। कॉर्पोरेट कैन इनेबल द वेल बींग ऑफ देयर एम्प्लॉयज, तो कॉर्पोरेट अपने जो एम्प्लॉयज जो वहाँ पे काम करते हैं तो उनको ई रूपी दे सकती है, और तो डायरेक्टली जो है एक तरीके का गिफ्ट वॉचर के तौर पे काम करेगा। एंड टू एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन विदाउट, तो इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो इससे कॉस्ट रिडक्शन भी काफी कम है। द इश्यूर कैन ट्रैक द वाउचर रिडिम्पशन, तो जिसने वाउचर इशू किया तो वो चेक कर सकता है कि रिडिम्पशन हुआ नहीं हुआ, उसको ट्रैक कर सकता है। क्विक सेफ एंड कॉन्टैक्टलेस वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत ही सेफ वे में आप, जैसे नॉर्मल अगर आप मान लीजिए गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं तो फिजिकल फॉर्म में आपको वाउचर संभालना पड़ेगा, बट इसमें वैसा भी नहीं है। कॉन्टैक्टलेस, सेफ और काफी क्विक वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मान लीजिए बेनिफिशियरी किसी और जगह पे, किसी दूसरे स्टेट पे, तो फिजिकल वाउचर के लिए आपको क्या करना पड़ता है? वहां पे उसको जाना पड़ेगा, लेकिन ये आप उसके मोबाइल में एसएमएस के थ्रू या जो है क्यूआर कोड के थ्रू भेज पाएंगे, तो बहुत ईजी और काफी फास्ट पेमेंट मोड है ये। सेकेंड आता है बेनिफिट्स फॉर मर्चेंट, तो जो मर्चेंट है, जो दुकान जहाँ पे कस्टमर गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है और वहाँ पे ई वॉचर शो कर रहा है, तो वो दुकानदार का क्या फायदा है? मर्चेंट easy and secure, the voucher is authorized through a verification code, तो एक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू जो है इसमें वाउचर का ऑथराइजेशन किया जाएगा। हेसल्स फ्री एंड कॉन्टैक्टलेस, तो पेमेंट कलेक्ट करने के लिए काफी इजी है, कैश हैंडलिंग का जरूरत नहीं है, और काफी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मोड है, तो मर्चेंट के लिए दूसरा फायदा। क्विक रिडिम्पशन, द वाउचर कैन बी रिडीम इन फ्यू स्टेप्स, दीज आर लेसर डिक्लाइन ड्यू टू प्री ब्लॉक्ड अमाउंट, तो इसमें डिक्लाइन होने का चांस नहीं, क्यों? क्योंकि पहले से पेमेंट हो जाती है, तो अमाउंट पहले से मिल चुका है, और ये बहुत ईजिली जो है रिडम्पशन उसका हो जाता है। तो ये सारे फायदे मर्चेंट के हो गए। ऐसे कंज्यूमर जो फाइनल यूज करेगा बेनिफिशियरी, उसको क्या फायदा है? पहली चीज है कॉन्टैक्टलेस, बेनिफिशियरी डिड नॉट कैरी अ प्रिंट आउट, तो वाउचर का उसको प्रिंट आउट या कोई फिजिकल कॉपी लेने का जरूरत नहीं है। इजी रिडम्पशन, 2 स्टेप में जो उसका रिडम्पशन हो जाता है। सेफ एंड सिक्योर, बेनिफिशियरी डिड नॉट शेयर पर्सनल डिटेल्स व्हाइल रिडम्पशन, हिंस प्राइवेसी, तो बेनिफिशियरी को अपना कोई भी डिटेल्स शेयर करने का जरूरत नहीं है जब भी इसका रिडम्पशन किया जाएगा, तो बेनिफिशियरी की प्राइवेसी जो है बनी रहती है। नो डिजिटल और बैंक प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड, कंज्यूमर रिडीमिंग द वाउचर्स डिड नॉट हैव ए डिजिटल, जो बेनिफिशियरी है उसको कोई ऐप का जरूरत है, कोई बैंक अकाउंट का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वो जो उसको मैसेज दिया गया है ईश्वर बैंक के द्वारा, तो वो सफिशियंट है, उस मैसेज के थ्रू जो उसको पेमेंट मिल जाती है, तो उसको कोई बैंक अकाउंट या ये सब कोई ऐप इस सब का जरूरत नहीं है। तो ये सारे आपके कंज्यूमर के फायदे हो गए।
इतना कुछ हमने देखा। अब हम देखेंगे कि ये यूपीआई से कैसे डिफरेंट है। यूपीआई भी तो बिल्कुल इसकी तरह होता है, तो इसमें और ई रुपये में क्या डिफरेंस है। ई रुपी इज वन टाइम कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मैकेनिज्म, तो ये वन टाइम इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार आपको एक वाउचर मिला, उसको आप एक बार इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन यूपीआई क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ मनी। यूपीआई जैसे कि फोन पे, गूगल पे में आप यूपीआई के थ्रू पैसा भेजते और पैसा रिसीव करते हैं ना, तो वो एक एप्लीकेशन है। सेकंड, ये ई वाउचर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का एक वाउचर है, लेकिन ये एक एप्लीकेशन है। यूपीआई क्या, आप जैसे फोन पे, गूगल पे, आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जिससे आप पैसे को रिसिप्ट या पैसे की पेमेंट जो है करते हैं। और इस ई रुपये को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है, आरबीआई। और इसको एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो वैसे आरबीआई की सब्सिडी है एनपीसीआई, लेकिन इसको आरबीआई ऑपरेट करता है और इसको एनपीसीआई ऑपरेट करती है। ई रुपी वाउचर कैन बी रिडीम एट सर्विस प्रोवाइडर काउंटर्स, तो जहाँ पे आपको सर्विसेज मिल रही है, जहाँ पे आपको गुड्स मिल रहा है, वहीं पे आप इसको इस्तेमाल, वहीं पे आप इसको रिडम्पशन कर पाएंगे। लेकिन यूपीआई क्या कर सकता है, आप कहीं पे भी पैसे का रिसिप्ट या पेमेंट करना चाहे तो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मेन में डिफरेंस पता लग गया, वो ये एक तरीके का प्रीपेड गिफ्ट वाउचर, ये प्रीपेड गिफ्ट वाउचर और आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो ये एक तरीके का गिफ्ट वाउचर और एक यूपीआई। यूपीआई जैसे फोन पे, गूगल पे, तो आप डिफरेंस आसानी से जान सकते हैं कि मेनली जो आपकी फोन पे, गूगल पे के थ्रू जो आप यूपीआई से जो पेमेंट करते हैं, तो स्पेशली आपका रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ मनी, मेन पर्पस यही है। लेकिन यहाँ पे क्या, वन टाइम अगर एक आपने वाउचर दिया, ई वाउचर, तो आप एक बार में इस्तेमाल कर पाएंगे, बट ये फ्रिक्वेंट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। और ये इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है और इसको आरबीआई जो है ऑपरेट करता है। ठीक है, यही आपका मेन डिफरेंस इसमें हो गया। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आपको सेकंड टॉपिक आता है, ये आपका, ये भी आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है। इसमें तीन है एक्चुअली। एक है फिनटेक, फिर आर ई जी रेकटेक, और फिर एस यू पी टेक। तो तीन हम प्रोडक्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे, तीन प्रोडक्ट कौन कौन से, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या है फिनटेक का मतलब। इसको इसमें दो आपके वर्ड है, फिनटेक। फिन हो गया आपका फाइनेंशियल और टेक हो गया आपका टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से दे रहे हैं तो उसको फिनटेक बोला जाएगा। ठीक है, फिनटेक या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कैन बी डिस्क्राइब एज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू डिलीवर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। तो आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं तो उसको हम फिनटेक बोलेंगे। इट रेफर्स टू टेक्नोलॉजिकल इनेबल फाइनेंशियल इनोवेशन। फिनटेक इंक्लूड स्टार्टअप टू बिग टेक एंड एस्टैब्लिशमेंट फाइनेंशियल, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या जो स्टार्टअप है या बिग टेक जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है, तो उन सबको हम फिनटेक बोलेंगे। और ये देखा जाए तो इस ये जो आपका फिनटेक है, इस एनी न्यू टेक्नोलॉजी दैट एम टू इम्प्रूव एंड ऑटोमेट द डिलीवरी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो ये नई टेक्नोलॉजी जिसमें जो डिलीवरी हो रही है या यूटिलाइजेशन हो रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है और उसको ऑटोमेटिक वे में करने की कोशिश की जा रही है। फिनटेक एट इट्स कोर इज यूज्ड टू हेल्प कॉर्पोरेशंस, बिजनेस ओनर्स एंड कंज्यूमर बेटर मैनेज देयर फाइनेंशियल ऑपरेशंस। तो जो बिजनेस ओनर्स है या कंज्यूमर्स है या कॉर्पोरेशन है, तो फिनटेक की हेल्प से बेटर वे में जो है उनको सर्विसेज जो है अवेल हो पा रही है। कंज्यूमर बिजनेस के लिए जो फिनटेक है, उसने फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है बहुत इजी की है, काफ़ी असेसेबल और काफ़ी अफोर्डेबल बनाया फिनटेक प्रोडक्ट ने। फिनटेक इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट, तो इसमें 5 एलिमेंट्स है, और जो कि इकोनॉमी को सिमुलेट करते हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते हैं। सोशल इंक्लूजन, प्रमोट सोशल इंक्लूजन, जैसे स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी फॉर्म्स, गवर्नमेंट, कस्टमर या ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक, इन सब के बीच में जो है संरचना, मतलब तालमेल बना के जो है प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और तो कौन कौन से फिनटेक प्रोडक्ट है जो कि इस्तेमाल में किए जा रहे हैं। एक तो आपका पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, रोबो एडवाइजर, ई एग्रीगेटर्स, या बिग डेटा या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेजर टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ हमारे फिनटेक के जो है एग्जांपल्स आपको दिए गए। फिनटेक से क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को इसमें बढ़ावा मिल रहा है। और इट कैन लोअर कॉस्ट और वाइल इम्प्रूव, तो जो है इससे जो है कॉस्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आप सर्विसेज दे रहे हैं तो कॉस्ट इसमें कम रहती है और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्रूव हो रही है। और तो ये जो फिनटेक है, इससे क्या कि कस्टमर को फायदा है, क्योंकि जो कंज्यूमर है उसके पास कई सारे ऑप्शंस है और कॉम्पिटिटिव प्राइस, मतलब अच्छे रेट पर उसको कई सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। और इससे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए भी फायदा है कि वो अपनी सर्विसेज को सस्ते कीमत पे एफिशिएंसी के साथ कस्टमर को सर्विसेज दे पाते हैं। हाउ बैंकों को क्या फायदा फिनटेक से, उसके बारे में बात करेंगे। फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये एक एडवांसिंग है और इनक्रेडिबल स्पीड, क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही है और ये ग्रो कर रहा है काफ़ी अच्छी स्पीड से, यानी फिनटेक का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी हैव टेकन ओवर द फाइनेंशियल वर्ल्ड, तो अभी क्या टेक्नोलॉजी ने फाइनेंशियल वर्ल्ड को पूरा कंट्रोल किया हुआ है, इससे फाइनेंशियल सर्विसेज को इम्प्रूव वे में आप दे पा रहे हैं। और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स, उन सबको काफ़ी बेनिफिट, या स्मॉल एंटरप्राइज या फाइनेंशियल सिस्टम, तो उन सबको जो है काफ़ी बेनिफिट इसमें हो रहा है।
सम बेनिफिट ऑफ फिनटेक, तो कुछ बेनिफिट जो कि बैंकों को दिए गए, एक है रिड्यूस कॉस्ट, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर बैंक नहीं आएगा, वो घर पे बैठे बैठे अपने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर रहा है, तो वो बैंक नहीं आ रहा, तो उससे बैंकों को सस्ती कॉस्ट पड़ती है, रिड्यूस टाइम टू मार्केट, और जो है टाइम चीज़ों में कम लग रहा है, कस्टमर सर्विस जो है काफ़ी बेटर वे में दे पा रहा है, और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है, वर्ल्ड क्लास कंप्लाइंस है, सिक्योरिटी काफ़ी सिक्योर इसको माना जाता है, स्पीड और कन्वीनियंस काफ़ी अच्छा है इसका, इनोवेटिव मतलब नए नए से प्रोडक्ट डेवलप किए जा रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में पूरी ट्रांसपेरेंसी इसमें बनी रहती है, तो ये कुछ आपके फिनटेक प्रोडक्ट के फायदे इसमें हो गए। ठीक है, फिनटेक के कुछ एग्जांपल्स ऐसे ले लेते हैं, फोन पे, गूगल पे, ये जो भी आपकी टेक्नोलॉजी, ये आपका एक टाइप का फिनटेक ही आपका हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं आपका रेगटेक, ये क्या है, किस तरह से काम करता है, अगर आप दो दो लाइन में भी याद रखेंगे व्हाट इज रेगटेक व्हाट इज फिनटेक, उतना भी आपके लिए एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। और रेगटेक और रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें REG है, इस रेग स्टैंड्स फॉर रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये क्या होता है, इट रेफर्स टू टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन दैट स्ट्रीमलाइन इंप्रूव रेगुलेटरी प्रोसेस, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप रेगुलेटरी प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हो, उसको इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये मतलब किस तरह से काम करता है, रेगटेक इज अ टेक्नोलॉजी सिस्टम दैट असिस्ट अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन मैनेजिंग रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, तो बैंकों को कई सारे रेगुलेटर के कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ते हैं, जैसे RBI अगर बैंकों के रेगुलेटर की बात करें, तो कई सारी कंप्लायंसेस बैंकों को पूरी करनी होती है, तो रेगटेक बैंकों को उसी चीज में सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑफन बाउंड बाय नंबर ऑफ लॉज, तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक है, तो उनको कई सारे लॉज रूल्स रेगुलेशंस पूरे करने पड़ते हैं। ठीक है, और उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, मॉनिटर करना, वो सब जरूरी होता है, तो रेगटेक हेल्प्स टू मेक ए कंप्लायंस प्रोसेस मोर एफिशिएंट, तो बेटर वे में जो है कंप्लायंसेस को बैंक पूरा कर पाता है। इट कैन बी यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेस, तो इन सभी पर्पस के लिए रेगटेक को इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलेटरी मॉनिटरिंग जो है, रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस, जो मॉनिटरिंग है रेगुलेटरी की, उसका जो ऑब्लिगेशंस है, और जो भी कंप्लाइंसेस मैनेजमेंट है कि किस तरह से कंप्लाइंसेस को पूरा करना है, या एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लाइंसेस, उसको मैनेज करना और कंप्लाइंसेस को एग्जीक्यूट करना, तो इन सारी जगह पे आप रेगटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे जो है बैंकों को मतलब जो भी आपके ये जो रेगटेक है, ये टेक्नोलॉजी है जिससे स्पेशली बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने मदद मिलती है अपने मैनेज करने के लिए अपने रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को, तो स्पेशली बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये आपका रेगटेक जो है सपोर्ट करता है। और रेगटेक में कई सारी कटिंग एज मतलब नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग, और भी बाकी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती है। ये सब आपका मेन रेगटेक का हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड इससे नेक्स्ट देखेंगे SUP, SUP। ठीक है, तो इसका SUP में जो आपका SUP है, स्टैंड फॉर सुपरवाइजरी, SUP टेक मतलब सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी। तो ये क्या टेक्नोलॉजी है, आप SUP टेक बोल सकते हैं। इट ऑफर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन दैट असिस्ट फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटीज इन मैनेजिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस, तो जो सुपरवाइजर है वो कैसे कंप्लायंसेस को मैनेज कर रहा है, तो उसमें ये SUP टेक उनकी हेल्प करता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अडरिंग टू मैनी रूल्स, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस पूरे करने पड़ते हैं। सो सुपरवाइजरी एजेंसी मस्ट इंश्योर दैट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंप्लाइड बाय फाइनेंस, तो जो सुपरवाइजर एजेंसीज है उनका काम रहता है वो चेक करना कि जो भी उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको कंप्लाई मतलब उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। SUP टेक प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल टूल्स टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, तो इसमें क्या होता है कि रेगुलेटरी को टेक्नोलॉजिकल टूल्स दिए जाते हैं टू इम्प्रूव देयर सुपरवाइजरी एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेटिक वे में वो जो है सुपरवाइजरी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, तो इसके लिए SUP टैग का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल्स क्या है SUP टैग का, जैसे कि RBI ने कई सारे SUP टैग बनाए हैं टू कलेक्ट एंड एनालिसिस डेटा, जिससे डेटा को कलेक्ट और एनालिसिस किया जाता है। एग्जांपल इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐसी एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इंपोर्ट डेटा ज़्यादातर इंपोर्टर्स के लिए होता है, तो इंपोर्टर्स कोई भी सामान अगर बाहर से मंगवा रहे हैं, तो उस सबका डिटेल जो है IDPMS में उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसी एक्सपोर्ट डेटा जो भी एक्सपोर्टर है उनके लिए, ऐसी सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, तो जो बड़े अमाउंट का लोन दिया गया है, CRILC के पास वो डेटा चला जाता है, वहाँ पे रिपोर्ट करना रहता है। तो यानी इनके थ्रू ये जो अलग अलग सबटैक वाली टेक्नोलॉजी बना रखी है, तो इनके थ्रू जो रेगुलेटर है वो आसानी से अपने जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको कंट्रोल कर सकता है, उनको चेक करेगा कि किस तरह से कंप्लाइंसेस कर रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक वे में जो है की जा रही है। जैसे पहले इंपोर्टर का डेटा अगर मान लीजिए फिजिकल फॉर्म में ले रहे हैं या किसी और तरह से ले रहे हैं, तो उसको एक जगह पे कोई ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एक जगह पे सारा डेटा रहे, तो IDPMS है, यानी इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सारी जो डिटेल्स है इंपोर्टर्स की आपको मिल जाएगी। इंपोर्टर को यहाँ पे सारा कुछ रिपोर्ट करना रहता है। ठीक है, ऐसे एक्सपोर्टर के लिए EDPMS है, यहाँ पे एक्सपोर्टर को जो भी उन्होंने
सामान लिया, पेमेंट आई, तो वो सारा कुछ यहाँ पे रिपोर्ट करना रहता है। तो इसलिए ये जो आपके चीज़ें हैं ये बनाई इसलिए गई है। और ये जो है बैंक यहाँ पे एक्सपोर्टर की डिटेल्स को जो है अपडेट करते हैं, वैसे यहाँ पे इंपोर्टर की डिटेल को बैंक अपडेट करते हैं। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बेटर वे में जो है सुपरवाइजर कंट्रोल कर रहा है कि हमारे रूल्स और रेगुलेशंस को बैंक अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिक वे में चीज़ें कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोशल मीडिया बैंकिंग। यही आपका मेन था, बाकी एक एक लाइन में आप ये भी याद रख, जो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी ऑलरेडी कर चुके हैं, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी में से आएगा। एसयूपी टेक, आरईजी टेक, फिनटेक, और शुरुआत में हमने क्या देखा था आपका ये ई रूपी। ये जो चार है इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ई रूपी है, इसमें से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट तो हमने कर लिया है, थोड़ा बहुत और भी आपका टॉपिक दिया, उसको भी थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लीजिए, ईजी है, ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सोशल मीडिया बैंकिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया आपका, व्हाट्सअप हो गया, या फिर आप इंस्टाग्राम या ट्विटर, इसके थ्रू बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करना, वही है सोशल मीडिया बैंकिंग। अभी बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ बहुत बढ़ गया, बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के हर कोने में जो है आजकल सोशल मीडिया में सभी लोग जो है एक्टिवेट है। तो इसीलिए जो है सोशल मीडिया काफ़ी पॉपुलर भी है। तो बैंकिंग सर्विसेज अगर अभी की हम यंगर जनरेशन की बात करें, तो उनके लिए सोशल मीडिया में अगर आप उनको बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छा मतलब उनके लिए रहेगा। सोशल नेटवर्क हैज़ बिकमिंग अ न्यू एंड क्रिशियल एबिलिटी फॉर एवरीवन दिस डे। तो अभी के लोगों के लिए सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर दोज हु डोंट नो मच अबाउट टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजी को भी नहीं जानते, वो लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, यानी उनको भी आप सोशल मीडिया के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज दे सकते हैं। नॉलेज ऑफ वेरियस मीडिया अलाउड यूजर्स टू मेक बेटर यूज ऑफ दिस टूल्स। तो अगर आप इसके थ्रू कोई बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं तो ये बेटर वे में रहेगा। और बोल रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा जो है ग्रो हो गया, कई सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में कई सारे आपको यूजर्स मिल जाएंगे बिलियंस में, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और भी कई सारे एप्लीकेशंस है। उसका आपको स्टैटिकल डेटा भी दिया है कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड नाउ यूज सोशल मीडिया। तो वर्ल्ड में मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 58.4% जो लोग हैं, मतलब अगर 100% लोग दुनिया में, तो उसमें से 58 लोग जो है सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। 31 जनवरी 2022 में 4.62 बिलियन जो थे सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें फेसबुक में 2.91 बिलियन, यूट्यूब में 2.56 और व्हाट्सएप में 2.0, यानी 2 बिलियन जो है एक्टिव यूजर, और इंस्टाग्राम में 1.47 बिलियन। तो इतना बड़ा आपको डेटा दिया हुआ है, इतने सारे लोग अभी अलग अलग जगह पे सोशल मीडिया पे एक्टिव है। एवरेज की बात करें तो यूजर्स हैव अबाउट 8 सोशल मीडिया अकाउंट। तो एवरेज बेसिस पे देखें तो एक यूजर के 8 अलग अलग अकाउंट है, जैसे एक फेसबुक हो गया, एक व्हाट्सअप हो गया, एक इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह से 8 एवरेज है एक पर्सन का। ऑन एन एवरेज तो आप जो है सोशल मीडिया में एक दिन में कितना टाइम, 2 घंटे 27 मिनट डेली बेसिस पे आप सोशल मीडिया में स्पेंड करते हैं। पीपल स्पेंड अबाउट 1/7 ऑफ देयर वेकिंग टाइम, यानी जब हम उठे रहते हैं, जो सोया हुआ टाइम है उसको अलग कर लीजिए, जब हम उठे रहते हैं तो उसमें से 1/7 टाइम हम अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करते हैं। सो कस्टमर नाउ डेज एक्सपेक्ट टू हियर एंड आंसर थ्रू सोशल मीडिया। तो आजकल के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही आंसर किया जाए, उनको उसको ही उसके थ्रू ही उनको सर्विसेज दी जाए। इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद ऑफिशियल्स और बैंक मैनेजर डायरेक्टली, दे शुड रेज देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ बैंक। तो वो चाह रहे हैं कि वो बैंक के ऑफिशियल से या बैंक मैनेजर से बात करें, बेटर है कि उससे अच्छा वो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इनके थ्रू जो उनको बैंकिंग सर्विसेज अवेल कराई जाए। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, वही हो गया आपका सोशल मीडिया बैंकिंग। चलिए पार्ट 1 में इसको कंप्लीट करते हैं, और पार्ट 2 से हैशटैग बैंकिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 भी आपका ज़्यादा नहीं होगा, 20-25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, 15-20 मिनट में। और जो मेन इंपॉर्टेंट था वो तो खैर आपका पार्ट 1 ही रहेगा। चलिए इसको फटाफट रिवाइज करते हैं, ठीक है। ई रुपये का मतलब क्या है, ये एक टाइप का डिजी वॉचर है, और इसको आप इलेक्ट्रॉनिक वॉचर की तरह समझ सकते हैं। इसमें जो सेंडर होगा वो बेनिफिशियरी को एक एसएमएस या क्यूआर कोड के थ्रू जो है भेजेगा, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉचर है। और इसमें कौन कौन प्लेयर्स है, मतलब कौन कौन स्टेक होल्डर्स है ई रुपये में। तो पहले तो आपका इश्योर बैंक हो जाएगा, जो कि सेंडर का बैंक है, तो वो बैंक जाके इनिशिएट करेगा। फिर स्पॉन्सर में कोई भी कॉर्पोरेट हो सकती है, कोई कंपनी, कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो कि बैंक से जाके ई रुपी जो है बेनिफिशियरी को सेंड करने के लिए बोलेगा। ई रुपी बेनिफिशियरी ये वो है जिसको अल्टीमेट जिसके अकाउंट में मैसेज जाएगा, और जो इसके ई रुपी वॉचर का पेमेंट वो जो है बेनिफिट को लेगा, मतलब वो कोई गुड सर्विसेज खरीदेगा, उसके पेमेंट के लिए इसको इस्तेमाल करेगा, तो वो हो गया हमारा बेनिफिशियरी। डेजिग्नेटेड मर्चेंट, मर्चेंट कौन होगा, जो आपका जिस दुकान में या जिस मर्चेंट जो शॉप है जहाँ पे वो शॉपिंग करेगा, तो उसको मर्चेंट बोलेंगे, ठीक है, जो कि ई रुपी को एक्सेप्ट करेगा। एक्वायरिंग बैंक, तो जो मर्चेंट का बैंक है जिसने उसको ई रुपी एक्सेप्ट करने की सुविधा दी, तो उसको हम एक्वायरिंग बैंक बोलेंगे। इसके मेन क्या क्या फायदे हैं, अगर हम फायदे की बात करें तो पहली बात तो ये, इसमें जो पेमेंट है वो पहले से एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब एक तरह का प्रीपेड आपका ये गिफ्ट कार्ड के तौर पे काम करता है। और एक वाउचर में 10,000 रुपये तक का जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक तो क्वेश्चन इस वाले में से बन सकता है, ये जो 4-5 प्लेयर्स इसके हैं, 4-5 स्टेक होल्डर, सेकेंड इसमें से बन सकता है कि एक वाउचर में कितना पैसा
इशू किया जा सकता है। तो आंसर है 10,000। और ई रुपी सिर्फ आपका डिजिटल फॉर्म में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके बेनिफिट क्या है कॉर्पोरेट को, तो अपने एम्प्लॉय को चाहे तो वो इशू कर सकते हैं, और इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन का जरूरत नहीं, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, तो इससे कॉस्ट सेविंग भी काफ़ी है। और जो इश्यूर है वो उसने जो वाउचर दिया उसका रिडीम्पशन का स्टेटस भी खुद से जो ट्रैक कर सकते हैं। मर्चेंट को क्या फायदा है, उनको सिक्योर कैश, उनको मतलब कैश हैंडलिंग का जरूरत नहीं, सिक्योर वे में उनको गुड्स और सर्विसेज का पेमेंट मिल रहा है, तो उनके लिए ये फायदा है। कंज्यूमर जो कस्टमर है उनको क्या फायदा है, कस्टमर को ये फायदा है कि जैसे मतलब कॉन्टैक्टलेस इसमें पेमेंट हो रही है, बेनिफिशियरी को कोई भी वाउचर या कोई प्रिंट लेने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब कोई फिजिकल वाउचर का इसमें जरूरत नहीं है। रिडेम्पशन भी बहुत ईजी है, काफी ये सिक्योर मेथड की तरह काम करता है। ई रुपी और यूपीआई में क्या डिफरेंस है, तो ई रुपी आपका जो है ये वन टाइम, अगर आपने किसी को एक वाउचर दिया तो उसको आप एक बार में कैश लैश, मतलब इसमें आपको पेमेंट के तौर पे कैश नहीं मिलेगा, आप सिर्फ अपने सर्विस की पेमेंट के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, ये वन टाइम है। लेकिन यूपीआई क्या है कि आप अपना रिसिप्ट या पेमेंट ऑफ मनी के लिए कर सकते हैं, और ये एक ऐप रहती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऐप का कंसेप्ट नहीं है, ये एक टाइप का ई वाउचर है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको आरबीआई ऑपरेट करता है, इसको एनपीसीआई ऑपरेट करती है, और जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पे आप इसको रिडिप्शन कर सकते हैं। लेकिन ये आपका जो यूपीआई है ये रिसीव और पेमेंट ऑफ मनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से दे रहे हैं तो उनको बोला जाता है फिनटेक, जैसे फोन पे, गूगल पे, ये सब इसका एग्जाम्पल आपका हो गया। बैंकों को क्या फ़ायदा है फिनटेक का, काफ़ी कॉस्ट सस्ती पड़ जाती है, और वर्ल्ड क्लास कंप्लाइंस और सिक्योरिटी इसमें रहता है, स्पीड काफ़ी फास्ट है, नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट और ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रोडक्ट का इसमें ऑप्शन रहता है। आर जी टेक, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको अलग अलग लॉस, रूल्स, रेगुलेशन, उनका कंप्लायंस करना पड़ता है, तो ये रेगटेक एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि, ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है जो कि उनके रेगुलेटरी प्रोसेस को ईजी करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, रेगुलेटरी मॉनिटरिंग, ऑब्लिगेशंस मैनेजमेंट, कंप्लायंस जो है इसके द्वारा की जाती है। और इसके बाद आता है सब टेक, यानी सब सुपरवाइजर टेक्नोलॉजी, तो जो हमारा सुपरवाइजर है उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ताकि बेटर वे में जो है सुपरवाइज कर सके। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, आईडीपीएमएस, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, लार्ज क्रेडिट, तो ये क्या है, इससे डेटा को कलेक्ट और एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग सब टेक जो है टेक्नोलॉजी आरबीआई इस्तेमाल करता है, हमारे जो सुपरवाइजर है वो इस्तेमाल करती है। सोशल मीडिया बैंकिंग सबसे सिंपल है, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और आपके इंस्टाग्राम, उनकी हेल्प से बैंकिंग सर्विसेज को देना, वो होगा आपका सोशल मीडिया बैंकिंग। फिर यहाँ पर आपको डेटा दिया कि कितने सारे लोग सोशल मीडिया में, 100 में से 58 लोग सोशल मीडिया में एक्टिव है, और हर कोई डेली अपना 2 घंटा 27 मिनट जो है एवरेज बेसिस पे सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करता है। जितना टाइम हम उठे रहते हैं वेकिंग टाइम जो है उसमें से 1/7 टाइम हम सोशल मीडिया पे ही खर्च करते हैं। और एक और डेटा दिया हुआ है कि 4.62 बिलियन पीपल जो है सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। और आजकल की जो जनता है, आजकल का जो युवा है, वो चाहता है कि सोशल मीडिया के थ्रू उनको बैंकिंग सर्विसेज दी जाए, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको बैंकिंग सर्विसेज दी जाए, तो वैसा जो है आजकल की जो है डिमांड है। ये सब इसमें हो गया। अब हम हैशटैग बैंकिंग से पार्ट 2 में करेंगे डिस्कस, इसे थोड़ा सा देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।